आज हम बात करते हैं चिली एक्सपोर्ट के बारे में। अभी चिली पाउडर में क्या होता है, नॉर्मली चिलीज तो एक्सपोर्ट हो ही रहा है, मगर उसमें इतना वैल्यू नहीं है जितना आप चिली पाउडर से कमा सकते हो। एक दो ज़्यादा स्टेप्स है, अगर वो आप प्रॉपरली कर लोगे तो चीज़ें आसान रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पे मेनली आपको क्या चीज़ें देखना है कि अगर एक तो होता है ना कि अगर कुछ चीज़ें नहीं पता तो देन ऑब्वियसली सारे प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट्स क्या है, वो भी स्पेशली एक नए एमेच्योर या नए एक्सपोर्टर्स के लिए। एक तो क्वालिटी रिजेक्शन है, आपको काफ़ी बार पता ही नहीं होता कि उसमें टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक क्या है, कौन से कैंसरस ऐसे कोई केमिकल्स हैं जो कैंसरस सिम्टम्स आ सकते हैं या कैंसर हो सकता है उस चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई केमिकल है, या क्या होता है ना कि फार्मर्स जब अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा होता है कि वो उन्होंने ना दवाई मारते हैं। तो जो केमिकल होता है वो दवाई से ज़्यादा इंसान के लिए जहर बन जाता है, फिर उसकी वजह से कैंसर वाली सिम्टम्स आने लगता है। और वो इन टेस्ट में दिखते हैं। अगर आपको कभी होता है ना कि सर ये चिली पाउडर कितना अच्छा है या बुरा है, तो वो टेस्ट पे आपको पता चलेगा, और ये सारे टेस्ट अगर आप कराओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये परमिसेबल लिमिट में है या नहीं है। देखो, थोड़ी बहुत मात्रा सब में होती है, ऑर्गेनिक में शायद नहीं होती है, बट एक लेवल पे रहता है, वहां तक अगर रहा तो ठीक है। अगर उसके ऊपर चला गया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर वो चीज़ों की वजह से नॉर्मली रिजेक्शंस होती है। और कलर हर एक पैकेट में, अगर आप मान के चलो, अगर आपके बैच कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका सिस्टम पूरा सॉर्टेड नहीं है, कलर्स हर एक बैचेस में अलग बनता है, तो वो चीज़ें भी फर्क होगा आपके ब्रांडिंग के ऊपर। तो मेजर दूसरा क्या है, अभी हम लोग करते हैं बिजनेस है पैसे के लिए। अभी फाइनेंशियल लॉस क्या हो सकता है, पेमेंट डिफॉल्ट हो सकते हैं, फेक बायर्स आते हैं। काफ़ी लोगों का क्या होता है ना, कोई मेल आ गया तो खुशी मनाता है, नहीं पहले मेल मेल देख लो कि किसका मेल है, क्या है, ईमेल आईडी किसकी है। अगर वो उसका जो ईमेल के पीछे जो डोमेन होता है, अगर उसका भी थोड़ा बहुत अगर आप गूगल में डायरेक्टली सर्च करोगे तो वहाँ पे भी अगर दो तीन अलर्ट आ जाती है ना कि नहीं भाई इसका ये फ्रॉडुलेंट ईमेल है, ये इसके ऊपर कंप्लेंट हुआ है, ऐसा कुछ, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देना होता है कि हाँ, थोड़ा देख लो। कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर किसी ने कुछ किसी के बारे में बुरा लिखा है इसका मतलब वो स्कैमर है या फ्रॉड है, बट एक बार देख लो कि इसका करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, अगर किसी ने किसी के बारे में बुरा बोला है तो अभी उसके बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, बट एक बार सोच के देखो कि उसके साथ काम करने से पहले ना ये बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि भाई थोड़ा यहाँ पे देख लो कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर आता है बैंक। अभी बैंक का फेस वैल्यू तो चला गया जहां तक मेरे हिसाब से, क्योंकि बैंक वाले भी काफ़ी खेलते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनको खुद नहीं पता होता, फिर बाद में नया नया चीज़ें जोड़ते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब कोई भी फेस वैल्यू पे मत जाइए। अगर कोई जबान से बोल रहा है कि भाई हम ना इतना इतने डॉलर के सामने इतने रुपए दे देंगे वगैरह वगैरह, जो भी है उन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है, मगर रिटर्न पे ले लो, वरना फिर बहुत बुरी हाल पे आप फंसोगे। क्योंकि कन्वर्शन चार्जेस, हिडन चार्जेस और उनके स्टैंडर्ड चार्जेस ये कभी कोई नहीं बताता। तो इसलिए अगर उनको ये पूछना है तो उनको ये बोलना कि मेरा $1000 आ रहा है, अगर आगे इससे मल्टीपल्स में आ सकते हैं, बट मुझे ये बताओ कि इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका क्या रहेगा। अगर मैंने $1000 की एक्सपोर्ट किया तो कौन सा वैल्यू आप पकड़ोगे, और क्या वैल्यू रेफरेंस पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, और दूसरा इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा कन्वर्शन के अलावा। अपना मार्जिन तो खाएंगे, फिर बाद में अलग अलग चार्जेस, इंटरनेशनल कन्वर्शन चार्जेस, उधर चार्जेस, उसका कन्वर्शन, थर्ड पार्टी कन्वर्शन, वो बहुत कुछ चीज़ें डाल देते हैं बिना बोले। तो प्लीज़ जो भी बैंक से आप काम कर रहे हो एक बार देख लेना। अगर उनको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनको समझ में नहीं आता तो अपना ब्रांच या बैंक चेंज कर लेना। कोई अच्छा बैंक या बुरा बैंक नहीं होता है, सब ठीक ही है। अभी डिपेंड होता है कि उस चेयर पे कौन बैठा है। अभी काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत घटिया किस्म के लोग मिलते हैं, अच्छी बैंक होती है, बट एंड ऑफ द डे अभी लोगों पे है ना कि वो कोई बैंक या अपने आप से बिल्डिंग से तो बात नहीं हो रही है, हमारी जो भी है अंदर लोगों से ही बात हो रही है। तो अगर लोग ठीक है तो चल गया, अगर लोग ठीक नहीं है तो फिर अटक गए। तो आप देख लेना कि ब्रांचेस, ज़्यादातर अगर ब्रांचिंग सिस्टम कहीं पे नहीं है तो वो वाली बैंक पे आप प्रेफर करना, क्योंकि ब्रांच पे जाओ, फिर अपनी ही ब्रांच से डील करो, फिर उनके ही पैर पड़ो, तो बहुत कुछ चीज़ें होता है। एक तो ऐसा होता है कि बैंक वाले तो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं, तो बिना बोले पैसे उठाते हैं, उनके फ़ायदा भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो चैरिटी कर रहे हैं, बट क्या होता है ना कि बोल के लो खुशी है, चोरी करके लो तो फिर वहाँ पे दर्द होता है। और वो भी स्पेशली कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो मार्जिन होती है ना, उससे ज़्यादा बैंक वाले कमा लेते हैं। तो हम काफ़ी बार मैंने कहा, बैंक वालों को भी बोला है कि भाई तुम हमको नौकरी पे रख लो, बात ही खत्म करो कि तुमको यदि इतना हम लोग अपना रिस्क लेके बिजनेस करते हैं और उसके ऊपर तुमको इतना मार्जिन चाहिए जितना हमारा है भी नहीं। और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि एक कॉस्टिंग के ऊपर या कॉस्ट वगैरह जो सही आ गया तो ठीक है, वरना क्या होता है ये बैंक वाले फॉरेक्स में खेल लेते हैं। तो फॉरेक्स डिपार्टमेंट
थोड़ा देख लेना, वरना पूरा पैसा आपका उड़ जाएगा। ऑपरेशनल में कैश फ्लो एक ऐसी चीज है, देखो प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा या प्रोडक्ट पास होगा ये बात की बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई ना, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, पैकिंग में या कहीं पे भी, इवन लेबलिंग में, तो फिर आपकी वो गलतियों की कोई माफी नहीं है, तो फिर वो पूरा मटेरियल रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप अटक जाओगे। पहली चीज क्वालिटी रिजेक्शन, दूसरी फाइनेंशियल लॉसेस, दूसरी रेगुलेटरी ब्लॉक्स। आपको देखना चाहिए कि कौन से कंट्री में कौन से लाइसेंस लगेगी और कौन से लाइसेंस के सामने आपको बिजनेस करना है। अभी कोई कंट्री है जिसके हलाल सर्टिफिकेट हमारे पास ऑलरेडी है, बट हलाल सर्टिफिकेट किसका है, दुबई के लिए अप्रूव्ड है या इंडोनेशिया के लिए है, क्योंकि दोनों जगह आपको हलाल सर्टिफिकेट लगेगी, मगर दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों का एजेंसी अलग है, तो वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि एक ही हलाल सर्टिफिकेट नहीं होता है, एक कंट्री दूसरे को मतलब अप्रूवल देते हैं तो फिर उन्हीं से ही होना चाहिए, और इनके अलग होते हैं, तो फिर हलाल सर्टिफिकेट डिपेंड मार्केट में कैसा है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि सारे मार्केट में एकदम धड़ाम से मत उतरो, थोड़ा टाइम लगाओ, सोचो कि हाँ ये चीज़ें चल सकती है, ये मार्केट में थोड़ा काम कर लेते हैं, ये मार्केट सही है मेरे लिए, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके आप अपना चला सकते हो। हाँ अगर कैपिटल अबेंडेंस में है तो फिर क्या चिंता है, उड़ाओ जितना चाहिए, बट अगर कोई है प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए देन नॉट टू वरी। तो बेसिक अगर मैं बोलूँ, बायर्स आपके पाउडर मतलब ये चिली पाउडर बोल के नहीं लेंगे, वो आपके स्पेसिफिकेशन देखेंगे, आपके स्पेसिफिकेशन कितना स्ट्रांग है या सही है गलत है, उसके ऊपर ये डिफाइन होगा कि आप कितने में बेच सकते हो। तो वो एक ध्यान में रखना, सीओए रिपोर्ट बहुत महंगा मिलता है, अगर आप मैन्युफैक्चर हो खुद का लैब बना लेना टेम्प्रेरी पर्पस के लिए, शॉर्ट हैंड टेस्टिंग के लिए। जब आपको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए चाहिए तो फिर आप एसजीएस या कोई और कंपनी, इक्विवेलेंट कंपनी, टीयूवी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, वहाँ पे आप आराम से करवा सकते हो। बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए बिना टेस्ट आपने माल निकाल दिया, फिर वहाँ पे जाके जब माल पहुँच गया फिर वहाँ पे रिजेक्ट हो गया, तो एक तो बायर गाली देगा, दूसरा माल नहीं मिलेगा, तीसरा वापस लेके आने में खर्चा होगा, चौथा आपकी रेपुटेशन लग गई ऑलरेडी। तो उतना थोड़ा ध्यान रखो, सो आप बचे रहोगे मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में एक वैल्यू बेस में अगर आप देखोगे तो इंडिया की सेल्फ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वो भी आप देख सकते हो। अगर कोई बोलता है ना कि सर मुझे ना सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, देखो इंडियन मार्केट कोई ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए अलग मेहनत करोगे, जो सिस्टम बनाया उसी से माल निकाल रहे हो, डोमेस्टिक में भी आप बेच सकते हो, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मार्केट्स आपके सामने हैं, जो अच्छे बुरे हैं सब है। बाकी इससे भी बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं जो बहुत अच्छे वॉल्यूम पे ग्रो हो रहे हैं, और इंडिया से आज के टाइम पे बहुत बड़ा वॉल्यूम जा रहा है। तो मेनली ये होता है कि सर ये मार्केट में जाने से, देखो यूएस बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, मगर ट्रम्प के मेहरबानी की वजह से हमारी ज़िंदगी पता नहीं अभी क्या होने वाला है। सिर्फ चलो ठीक है हम लोग इनके तकलीफ, ट्रम्प तो सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, चलो ठीक है वहाँ का झेल लेते हैं, उसको कनाडा से भी प्रॉब्लम है, ग्रीनलैंड से भी प्रॉब्लम है, यूरोप का भी झगड़ा चल रहा है। अभी क्या होता है ना, इतना बड़ा देश है, इतना पावरफुल कंट्री है, तो उसमें अगर कोई ऐसे बद दिमाग वाले या थोड़ी बहुत, हम लोग ना इसको सच में हम लोग अपने कॉलेज डेज में ना बहुत एडमायर करते थे कि भाई ऐसे होना चाहिए। आर्ट ऑफ डील एक किताब है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सही चीज़ें हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि सटक जाते हैं, कि उनकी दिमाग हिला हुआ है। तो अभी जिनको हम एडमायर करते हैं वो हम उनकी मेरा तो रातों की नींद हराम हो रखी है, मेरे सपने में आता है ट्रम्प आज के टाइम पे, कि रात में सो फिर सुबह उठने तक कुछ दुनिया ही बदल देते हैं। अभी बहुत सारे मार्केट्स हाथ से फिसलने वाले हैं, एंड मोर ओवर जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंडिया के, तो उसमें भी चीज़ें पता करना है एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, उसकी वॉल्यूम नहीं पता, क्योंकि हमारे पास अभी एचएस कोड है नहीं। अभी एचएस कोड आएगा, उसके सामने पहले कितना था, बाकी लोगों को कितना है, फिर हमें वेव ऑफ कितना मिल रहा है, इसके ऊपर मैटर होता है। बाकी लोग तो सिर्फ बोलने के लिए हाँ यार कोई पकड़ा देते हैं ना, कि बच्चा रो रहा है तो फिर लॉलीपॉप पकड़ा दिया, भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ले लो, इसमें हमारी वो आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबको काम नहीं आएगा, एक गवर्नमेंट बेवकूफ़ तो बनाता ही ऑब्वियसली। तो थोड़ा देख लो कि क्या सीन है, ठीक है। मगर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप मार्केट चुनते हो ना तो अपने हिसाब से चुनना, क्योंकि कंप्लायंसेस, सारे कंप्लायंसेस बहुत महंगे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दुनिया का कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, लिमिटेड है, तो फिर आपको सोच समझ के करना पड़ेगा कि कौन सा मार्केट ठीक है, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से इर्द गिर्द में आप देख सकते हो। तो यूएस का एफडी है तो उसका लाइसेंस सर्टिफिकेशन, उसकी पूरी प्रोसेस रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर यूरोपियन यूनियन का अलग रहेगा, मिडिल ईस्ट का अलग रहेगा, जापान का अलग रहेगा, साउथ ईस्ट एशियन में और अलग रहेंगे। तो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना दी तो वो चल गया, नहीं। आपको इंडिया का कंप्लायंसेस उसमें भी स्टैंडर्ड है, उसमें भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर है। फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में आप काम करते हो तो इंटरनेशनल मार्केट में हर एक कंट्री का अपना अपना हिसाब है, उसके हिसाब से आपको काम करना है।
तो एक बेसिक आपको देखना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक और ड्यूटीज कितनी है। अगर ज्यादा कोई ड्यूटी हम पे थोप रहा है तो फिर वो मार्केट आज के टाइम में हमारे लिए ठीक नहीं है। और कभी भी जिंदगी में ऐसा मत करना कि एक मार्केट में थोड़ा कंफर्ट मिल गया तो फिर वहीं पे रह गए, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का हालत ऐसा है, जो लोग हमारे क्लाइंट्स भी है उसमें से, तो ऐसा नहीं है कि हमारे क्लाइंट कहीं दूसरे ग्रह से आए, तो उनकी हालत भी वही है कि हाँ सर यूएस हमारे लिए बेस्ट था, अभी भी बेस्ट है, बट अभी 50% का जो ड्यूटी अभी 500 अगर हो गया ना तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर 50% ही हमें झेला नहीं जा रहा है, हमें ऑर्डर्स बहुत कम हो गए हैं, तो उसमें अगर किसी ने 500 कर दिया तो फिर क्या ही बात करोगे, छोड़ ही दो, फिर धंधा ही नहीं करना है वहाँ से। तो वो वाला प्रॉब्लम है। और आज के टाइम पे यूरोप का ऐसा रेस्पॉन्स है कि सर आपसे हम लेते हैं और हम यूएस बेचते हैं, तो हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम है, तो अभी हम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चक्करों में ना पूरी, क्या बोलूं मैं छोड़ दो ओके। तो यहाँ पे मेन चीज आपको क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, लोग स्पेसिफिकेशन खरीदते हैं, चिल्ली पाउडर नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका हीट वैल्यू क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, मॉइस्चर क्या है, क्योंकि मॉइस्चर के ऊपर ना आपका शेल्फ लाइफ डिफाइन होती है। अगर आपका मॉइस्चर थोड़ी लेवल ज़्यादा है तो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि खराब होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो मेनली आपका जो बोलते हैं ना बेस्ट क्वालिटी चिल्ली पाउडर, वो डिफाइन करता है आपका बेस्ट क्या है। अगर आप मेरे, अभी क्या होता है ना कि अपने बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, बट हमें लगता है कि यार हमारे बच्चा बहुत परफेक्ट है, हम लोग हमारा सही है, ये हमारा परफेक्ट है। नहीं, सबको ऐसा ही लगता है कि अपना प्रोडक्ट परफेक्ट है। अरे किसी को पूछते हैं कि यार आपका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों, सर क्वालिटी है। जब टेस्ट करोगे तो दोनों एक ही निकलेगा कि भाई जमीन आसमान का फर्क आ रहा है, लैब में तो कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होगी। तो फिर आप एनालिसिस करो, देखो कि क्या है। मेन सोर्सिंग कंट्रोल होता है वेराइटीज पे, आपको कौन सी वेराइटीज चाहिए। इसमें भी अगर आप थोड़ी और ज़्यादा काम करोगे, थोड़ी ईस्ट में अगर आप जाओगे ना, बर्ड आइज आता है, भूत जोलोकी आता है, फिर बाद में काफ़ी सारे और वेराइटीज़ आते हैं, गोस्ट गोस्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रीमियम कैटेगरी में जाता है। अगर उसमें काम करना है, अगर आपके पास पैसे कम है, मान के चलो सर मैं बड़ी वॉल्यूम पे नहीं करना चाहता, छोटे लेवल पे करना चाहता हूँ, बट मुझे अच्छी खासी मार्जिन चाहिए, तो फिर वॉल्यूम पे आपको नहीं खेलना है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली थोड़ी ईस्ट वाली जो चिलीज है उसमें आप बढ़िया काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बहुत सारे वैल्यूज बहुत सही है और उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छा मिलता है, मार्जिन बहुत अच्छे मिलते हैं। बट ये अगेन वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो उतना तो आप ध्यान रखो, बट ये सारे एयर शिपमेंट होते हैं। तो इसके बाद टॉक्सिक लेवल के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि 1000 केमिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, काफ़ी सारे कंटेंट होती है जब आप टेस्ट करते हो। तो उनके पास नॉर्मली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एसओपी तो होता ही है कि क्या क्या कंटेंट टेस्ट करना है। बट अगर आप कोई कंट्री के लिए स्पेसिफिक देखना चाहते हो तो उस कंट्री के अग्रीमेंट जो होते हैं ना, जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं या उनके जो कंप्लायंसेस अग्रीमेंट होता है, तो वहाँ पे जाके आप थोड़ा स्टडी कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि क्या रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर कुछ चीज़ ऐसा है कि आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, या अगर थोड़ी डाउट है, तो फ्राइट फॉरवर्डर्स की पूरी लिस्ट हमने दी हुई है अपनी वेबसाइट में, आपको कहीं पे लिंक में मिल जाएगा नीचे। तो वो पूरी CHS का, फ्राइट फॉरवर्डर्स का लिस्ट ले लो और उन लोगों से उसी देश में बात करो, सो दैट वो आपको गाइडेंस दे देंगे। हाँ, मगर ये एक्सपेक्ट मत करना कि फ्री में कुछ भी गाइडेंस मिलेगा, सारा पेड ही रहेगा, तो आप उसको ढंग से मैनेज कर लो। तो प्रिजर्वेटिव्स है, ट्रेसेबिलिटीज़ है। देखो प्रिजर्वेटिव्स ऐसा होता है कि हम लोग कुछ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में ना, शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ाने के चक्कर में ना, या उसका कलर या रंग बढ़ाने के चक्कर में हम बहुत कुछ गलतियां करते हैं। और हमको क्या होता है ना, 4 रुपये महंगा लगता है, इसके लिए हम सस्ता वाला ले लेते हैं, मगर उससे लॉन्ग टर्म में ना इंसान की सेहत खराब हो जाती है। तो वो थोड़ा आप देखो, क्योंकि कलर ऐड करना, डाई कलर होते हैं बेसिकली, जो कपड़े के कलर वो मिक्स करते हैं। हमने काफ़ी सारे रिजेक्शन देखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नया है, बट जब भी कोई भी खरीदता है तो कोई जेनरिक प्रोडक्ट तो खरीदता नहीं है, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होता है। और ये स्पेशली प्रोडक्ट में टेस्टिंग मैंडेटरी है, उसका रिपोर्ट के बिना कुछ वैल्यू नहीं है उस चीज़ का। तो दूसरा लॉट आता है कि मुझे अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है, जस्ट इन केस, मैं तो नहीं चाहता कि मेरे कंपनी से कोई गलत प्रोडक्ट निकले, बट अगर मैंने किसी से माल खरीदा है, रॉ मटेरियल तो कहीं और से आएगा, फार्मर से आएगा, मंडी से आएगा, कोई एग्रीगेटर है वो इकट्ठा करके देगा, कुछ भी तो रहेगा। और उसमें से मैं 2-3 जगह से ब्लेंड करके निकालता हूँ कि मैं प्योर एक ही कलर नहीं दूंगा, क्योंकि कश्मीर का कलर अलग है, गुंटूर का कलर अलग है, बैडगी का अलग है, तेज का अलग होता है, फिर भूत जोलकिया और बर्ड आइज, वो सब चीज़ें अलग निकलती हैं। तो अभी जो भी पाउडर आप बना रहे हो ना, तो इसके रंग, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, उसका कितना अच्छा बुरा है, उस देश में कितना स्पाइस खा सकते हैं, कितना उसका SHU लेवल चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। तो एक बार वो समझ में आ गया ना कि ब्लेंड क्या रखना है, कैसे आपका रेसिपी रहेगा और कैसे उसको प्रमोट करोगे, और उसमें अगर कोई केमिकल मिक्स हुआ है और वो परमिसेबल लिमिट से बहुत ऊपर है,
तो फिर बात ही खत्म है। आप कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा मार्केटिंग कर लो, आपका माल नहीं बिकने वाला है, या उसके अगर बिक भी गया तो भी रिजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मेन प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, एक तो आपको रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा, राइट। तो रॉ मटेरियल्स में क्लीनिंग सॉर्टिंग सब हो जाएगी, मेटल्स वगैरह जो भी है वो आप डिटेक्ट करके निकाल दोगे। फिर उसकी जो टेम्परेचर कंट्रोल करना है वो आप कर लोगे। फिर उसके बाद मैशिंग में पास होगा, क्योंकि वो कितनी बारीक होना चाहिए ये मैश डिसाइड करता है, ये मैश के साइज डिसाइड करते हैं। तो वो कंसिस्टेंट आप रखोगे, फिर आप टेस्ट करोगे, फिर अगर ठीक है तो माल बाहर निकालोगे। अगर टेस्ट नहीं हुआ है, अगर बैच वाइज कर रहे हो, तो लैब टेस्ट रिपोर्ट थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मगर इतना फर्क नहीं आना चाहिए कि अमृत और जहर के बीच में फर्क जितना आता है उतना नहीं आना चाहिए, उतना आप ध्यान रखो। अगर आपने ये सारा प्रोसेस थर्ड पार्टी का है, मान के चलो आप मैन्युफैक्चर नहीं हो, आपका खुद का फैक्ट्री नहीं है, आपका खुद का लैब नहीं है, बट अब किसी और से बना रहे हो, मगर यहाँ पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई भी प्रोडक्ट पे कोई वो नहीं रहेगी, तो सीओए या डील या कोई थर्ड पार्टी से कुछ हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता क्या प्रॉमिस हुआ है और क्या सप्लाई कर रहे हो। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर आप अटक जाओगे। तो यहाँ पे मैंडेटरी टेस्ट आप कर लेना, माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल और जो हैवी मेटल्स होते हैं उसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट आता है। अगर आप नॉर्मली आप बोल दोगे तो कोई भी एक्सपोर्ट एजेंसी जो इंस्पेक्शन करते हैं उनको पता रहता है, उनसे आप प्रॉपरली करवा लो। तो दूसरा यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर कंप्लायंसेस अगर आप देखोगे तो इंडिया का कोर कंप्लायंसेस क्या होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो एक तो जीएसटी चाहिए, आईसी चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है तो भी सेम डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, प्रोपरेटर हो, तो भी वही सेम डॉक्यूमेंट्स है। फिर एफएसएसआई लगेगी क्योंकि ये एडिबल प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद एपेडा का, जो क्योंकि ये फूड ग्रेड में आता है, प्रोसेस्ड वाले हैं, तो ऑब्वियसली चिली एपेडा में आएगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये लेना। और एक एपेडा का मैं एक अपडेट में आपको बता दूं, एपेडा का अभी कंप्लायंसेस मैंडेटरी हो चुका है। आपको अभी एवरी मंथ, जैसे आप जीएसटी फाइल करते हो ना, मंथली सेल कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ, अगर आपका नील भी है, अभी आप एपेडा का फाइलिंग शुरू करोगे, क्योंकि एपेडा का अगर आप नहीं करोगे, जब आपका एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो इसलिए अभी एपेडा का मैंडेटरी है, तो वो ध्यान में रखना। उसका करीब करीब अगर सीए से आप कराओगे तो 15-20 हज़ार का मिनिमम आपको पूरा साल भर का पैकेज मिलेगा। तो हम भी तो सेम ही करते हैं, बट देख लो कि अगर वो चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करवा लो किसी से, या हमसे बात कर लो। तो इसके बाद आता है मार्केट स्पेसिफिक्स। देखो, अगर जैसे मैंने बोला हर एक कंट्री अलग अलग है, हर कंट्री का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके हिसाब से उनकी रूल्स है और उनके हिसाब से सर्टिफिकेशन है। यूरोपियन यूनियन का अलग है, यूएस का अलग है, अगर कोई और मिडिल ईस्ट कंट्री का अगर आप देखोगे तो अलग सर्टिफिकेशन मिलेगा। एक बार चेक कर लेना, वरना कंसल्टेशन कॉल बुक कर लो, मैं मदद कर दूंगा। इसके बाद पैकेजिंग है, तो किस तरीके से पैकेजिंग करोगे, जार में करोगे, बॉटल में करोगे, टिन में करोगे या पाउच में करोगे, ये आपके ऊपर है। एंड ऑफ द डे बायर आपको बोल देगा कि हमें कैसे पैकेजिंग चाहिए। रिटेल का अलग होता है, बल्क का अलग होता है, तो अकॉर्डिंगली प्लान कर लो। तो यहाँ पे काफ़ी बार ये होता है कि सारी चीज़ें आपने बहुत सही किया, बट फिर भी आपके मटेरियल्स रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि गलत लेवल हो सकता है, गलत पैकेजिंग हो सकती है, या कंटामिनेशन हो सकता है, गलत सर्टिफिकेशन हो सकता है। ये कुछ भी होता है ना, आपके इमीडिएट रिजेक्ट तो होने वाला है मटेरियल। तो जितना भी आप मेहनत करो और अपनी कितनी भी अच्छी लोगो बना दिया, वेबसाइट बना दिया, अच्छी खासी बायर ढूंढ लिया, इतना बड़ा टीम बना दिया, सब कुछ बना दिया, मगर आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, तो आपका बिजनेस वहीं पे खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, काफ़ी लोगों को ये होता है ना कि ऊपर का देखते हैं, मतलब ज़मीन से जितनी ऊपर है ना, पानी में जितना दिख रहा है वही देखते हैं कि हाँ कितना बड़ा सेल है, कितना बड़ा मार्केट है, अरे इतना करोड़ों में चिली पाउडर बिक रहा है, हम तो कर लेंगे। देखो, उससे पीछे मेहनत भी उतनी लगती है, स्टैंडर्ड एसओपीज होते हैं, प्रोडक्शन लॉस है, ग्राइंडिंग है, टेस्टिंग है, मटेरियल है, फिर इनलाइन लॉजिस्टिक्स और पोस्ट लॉजिस्टिक्स है, फिर उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग, इंश्योरेंसेस, क्लेम्स, अगर कोई गलत बायर मिल गया उसका भी रहता है। देखो, काफ़ी बार कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बायर की तरफ से, मैं आगे स्लाइड में बता दूंगा। तो फाइनेंशियल रूल एक ही है कि आप ये प्रोडक्ट को, स्पेशली चिली प्रोडक्ट्स, अगर ये 15 से 20% के बीच में या 15 से ऊपर नहीं है, तो आप मान के चलो ये आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इतना करने के बाद अगर आप 15% के ऊपर नहीं कमा पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। हम लोग एवरेजली 20 से लेके 23% के बीच में हम लोग काम कर लेते हैं। तो अगेन मार्केट, वॉल्यूम, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस, ग्रेड सब मैटर करेगा, मगर नॉर्मली बोल देता हूँ। हाँ, अभी नीचे कमेंट मत करना कि सर इतना मार्जिन होता नहीं है, क्योंकि हम कमा रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कमा नहीं पा रहे हो तो आपकी ओपिनियन आपके पास रखिए, हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली लोग इतने में कमा सकते हैं, हम कमा रहे हैं, तो वो है। तो इंसेंटिव्स एक चीज़ ऐसा है कि काफ़ी लोगों को ना
खुद करना चाहते हैं ना, कि पैसे बचाना चाहते हैं। फ्राइट फॉर्डर को दे दिया वो पैसे मांगेगा, सीएचए को दे दिया वो पैसा मांगेगा। अभी पैसे बचाने के चक्कर में क्या होता है ना कि काफ़ी लोगों का ना इंसेंटिव लेना पता नहीं होता है। अगर आप प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल अप नहीं करते हो या उसका प्रॉपर फ्लो नहीं देखते हो तो फिर आपके इंसेंटिव छूट जाते हैं। जो आपने ना जो टेबल के ऊपर रखा हुआ पैसा है ना उसको ऐसे ही छोड़ के आ गया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकता है। हम लोग धंधा ही पैसे के लिए कर रहे हैं, अगर चैरिटी के लिए कर रहे हैं तो बात अलग थी, मगर हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, तो जब पैसे ही नहीं आना है तो फिर क्या ही कर लोगे, राइट। तो दूसरा एक इनकोटम है। इनकोटम के अगर आपको पता नहीं है तो वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में है, तो जाके देख लो। तो एफओबी और सीआईएफ नॉर्मली ये दो टर्म्स पे ही ज़्यादातर काम होता है, वरना एयर शिपमेंट होती है। तो जब आप एफओबी या सीआईएफ लेवल पे आप काम करते हो देख लो, तो उसमें दोनों में आप बचे रहोगे। मगर डीडीपी पे अगर आप नए हो तो मत करो, क्योंकि आपको ज़्यादा पूरा सिस्टम नहीं पता, कहीं पे कोई भी गड़बड़ हो गया ना तो फिर डिलीवरी ड्यूटी पेड में आपकी लग जाएगी। तो मोस्ट सेफेस्ट पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोस्ट सेफेस्ट अगर पैसा अगर आप देखोगे ना, एडवांस पेमेंट तो सेफ है आपके लिए, मगर वो बायर के लिए रिस्क बन जाता है। तो नॉर्मली बीच में लोग एलसी मांग लेते हैं, तो एलसी एट साइड करते हैं। अगर आप किसी को उधारी देते हो, मैं तो चाहता नहीं आप उधारी दो, मगर उधारी आप देते हो, नहीं सर वो तो पहचान का है, अगर आप गट फीलिंग है नहीं नहीं वो पेमेंट कर देगा, मेरा पहचान का ही है, मेरा ही हुआ है, मेरे गांव का है, कुछ भी है, जो भी रीज़न आप ढूंढ सकते हो, राइट, या मेरे बहन का पति है, कुछ भी है, राइट। तो क्या होता है ना कि अगर पेमेंट आने की गारंटी है तो फिर कोई भी इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर आपको लगता है थोड़ा 1% का भी डाउट है ना कि भाई ये धोखा आ सकता है, इसका यहाँ पे मेरा पैसे फंसने के चांसेस है, कि आप नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे, या कट के आएंगे, या जब माल मिल गया बोल देंगे कि सब क्वालिटी है, वो है, ये 1000 कहानी बन सकती है। अगर आपको ऐसा थोड़ा भी लगा ना तो फिर आप अपना क्लेम ले लेना, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉपरली कर लो। टाटा ईआईजी है, ईसीजीसी है, ईसीजीसी तो गवर्नमेंट की एंटिटी है, वहाँ पे अगर उन्होंने बोला, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ना कि ये बंदे को ना हम लोग इंश्योरेंस कवर नहीं दे रहे हैं, तो संभल लेना वहाँ पे कि क्यों नहीं दे रहे, क्या चीज़ है। अगर वो बंदा अच्छा भी है तो फिर इनके रिकॉर्ड में वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखो। तो इसमें डेंजर क्या है, आफ्टर डिस्पैच मत करो। या देखो क्या है ना, एंड ऑफ द डे बिजनेस हम कर रहे हैं पैसे के लिए, अगर पैसा ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं जो मैं गिनाते जाऊँ ना, उनकी हैसियत नहीं है कि कभी ज़िंदगी में जाके वो पैसे प्रॉफिटेबली कमा सकते हैं। बस धोखाधड़ी का है, बस लॉस में धंधा चला रहे हैं, किसी का इन्वेस्टर का पैसा फूक रहे हैं, अपना अपना पैसा बाहर निकाल लिया उन लोगों ने, अभी ख़त्म है। अभी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसे डाल के बैठे हैं वो बेवकूफ़ है, बस उतना ही। मगर आप रियलिस्टिक में अगर आप बिजनेस देखोगे ना कि डे वन से अगर आपके ऑर्डर्स, स्पेशली एक्सपोर्ट में डे वन से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, इसका मतलब यही है कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा आगे जाके मतलब बल्क में ऑर्डर मिलेगा, आगे वो रेगुलरली ऑर्डर देगा, उसमें मैं कमा लूँगा, कभी नहीं होता है। हमेशा लोग जो बायर्स हैं वो हमेशा आपके मार्जिन स्क्वीज करने के लिए तैयार रहता है। अगर आपने एक बार दे दिया तो कभी आप अपने मार्जिन नहीं बढ़ा पाओगे, तो इतना ध्यान रखना। और दूसरा, मार्केट गंदा करके मत जाना, क्योंकि गंदा मतलब मार्केट गंदा करने का मतलब ये है कि ऑनियन कितना अच्छी प्रोडक्ट है इंडिया का, मगर अभी दुबई में जाके देखो उसकी उतना मतलब गंदा ऑपरेशनल बिजनेस कोई नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मार्केट्स ठीक है, मगर जो बीच में जो ट्रांजैक्शंस है ना, जो इंडियंस इधर बैठे हैं, जो इंडियंस उधर बैठे हैं, इनको यहाँ पे लॉस करवानी है, उनको यहाँ पे इनके इंडियंस को लूटना है, तो इस बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये सारी चीज़ों में गड़बड़ी है ना। गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव तो लेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पड़ा है नहीं, जो गवा रहे तो अपने पैसे गवा रहे, हम थोड़ी ना बोले थे आपको धंधा करने के लिए। ऐसे गवर्नमेंट तो बोल भी देगा कि हाँ भाई जिंदा रहने के लिए थोड़ी ना हमने बोला था, तो पानी तक ठीक से नहीं दे पा रहे लोग। बट ये चीज़ें ठीक है, बट ध्यान रखो कि अपने पैसा है, अपना बिजनेस है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, गंदा बायर से अच्छा बिजनेस ना मिले या बायर ही नहीं है वो भी ठीक है, मगर कभी गंदा बायर को साइन मत करना। गंदा बायर का मतलब ये है कि प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, या कोई बिजनेस नहीं बन पा रहा, या ऐसे भी हो सकता है कि बड़ी टॉक्सिक क्लाइंट होता है कि प्रोसेस बताओ, वीडियो करो, वो करो, तो ऐसा भी है तो पैसे वापस करो और हाथ जोड़ दो, भैया तुम कहीं और ढूंढ लो, हम नहीं काबिल है तुम्हारे काम के। हम तो काफ़ी बार बोलते हैं ऐसे, हम तो हमारे सर्विस बिजनेस में बोलते हैं, अब तो प्रोडक्ट में तो बिल्कुल बोलना चाहिए। तो इसमें और एक चीज़ है कि अगर बायर थोड़ी बहुत भी अगर आपके कहीं पे ऐसा लगेगा कि पैसे अटक सकते हैं, तो बिल्कुल हाथ जोड़ के मना कर देना, छोड़ देना। जैसे मैंने फॉरेक्स के बारे में ऑलरेडी बोला था, INR USD यूरो जो भी है, जिसमें भी आप कर रहे हो तो थोड़ा संभाल के कर लेना, उसमें प्रॉपरली आपका सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका कोटेशन में अगर ये मार्जिन अगर उसमें बफर आ रहा है ना, तो वो थोड़ा देख लो। और दूसरा, अगर आप क्रेडिट देते हो
एडवांस पेमेंट में तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एडवांस पेमेंट आ रहा है उसमें आप जाके किसी का बैकग्राउंड चेक कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। इसलिए आप क्या करो, जब तक क्रेडिट की चीज़ नहीं आती या एलसी की चीज़ नहीं आती, एडवांस में पैसे मिल रहे हैं कि 30% एडवांस मिल गया, 70% पैकिंग रेडी होने के बाद मिल जाएगा, तो फिर तब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो पूरा पेमेंट लेके करो। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा तकलीफ हो सकता है आगे, तो फिर उनकी बैकग्राउंड आप चेक कराओ। क्रेडिट दे रहे हो तो बिल्कुल चेक कर लो, वरना फिर आप अटक जाओगे, फिर वहाँ पे ख़त्म हो आप, उसके बाद में कुछ नहीं। काफ़ी बार ऐसा होता है, इवन बैकग्राउंड चेक करने के बाद तब तक तो कुछ नहीं दिखा, फिर उसके बाद वो लोग कांड कर देते हैं, क्योंकि कहीं तो शुरुआत करते हैं ना कोई। अभी अच्छा आदमी थोड़ी ना कि सडनली आके बुरा बन जाएगा, अभी तो उसका वो होता है ना कि कभी एक बार करेगा, फिर 2 बार करेगा, फिर उसकी आदत बन जाती है। तो पहली बार हो सकता है आप ही से शुरू करें, यार कल तक तो ठीक था आदमी, अब कल तक तो बहुत बढ़िया था, आज एकदम मेरे से कांड करके चला गया, तो हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखो आप। फिर यहाँ पे फ्रॉड प्रिवेंशन, ईमेल आ गया, खुशी मत मनाओ। अगर काफ़ी बार ये होता है क्लिक द लिंक टू चेक द स्पेसिफिकेशन, वो तो कभी मत करना। वो लिंक को जाके चेक करो पहले, अगर उसमें कोई वायरस है, कोई भी है, या प्राइमरी फ़ोन या प्राइमरी सिस्टम पे मत करो, कोई सेकेंडरी है जो वाईफाई पे कनेक्टेड नहीं है, उस पर आप ट्राई कर सकते हो। बट इतना ध्यान रखना कि अगर वो लिंक में वायरस है तो पूरी सिस्टम आपकी उड़ जाएगा। हमारी तो पूरी सिस्टम बनी हुई है, अगर मेरी टीम में कोई भी किसी भी जगह पे बैठ के, इवन रिमोटली, सिर्फ ऑफिस में नहीं, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो पता चल जाता है कि कौन से सिस्टम से क्या लिंक क्लिक हुआ है, और वो दूसरा सर्वर पे अगर हिट हो रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्शन बना रखी है, तो वहाँ पे हम लोग बच जाते हैं क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी रेडी है। मगर आपके पास नहीं है तो फिर थोड़ा ध्यान रखो, वरना फिर अकाउंट साफ हो सकता है। दूसरा, बिजनेस मॉडल क्या चलना चाहिए, तो यहाँ पे तो दो बिजनेस मॉडल है। एक, वॉल्यूम पे खेलो, मार्जिन कम रखो, जो भी आ रहा है बल्क में बनाओ, बल्क में बेचो, थोड़ी कम मार्जिन कम होती हैं। वो रेड लाइन जो बोला ना मैंने 15% के नीचे वाला, वो इसी कैटेगरी में आता है। मगर मार्जिन कम होगी बट फिर भी ठीक है, वॉल्यूम में खेल होते हो, तो मतलब इतने कंटेनर्स निकल जाते हैं ना, उसमें से जितना प्रीमियम या स्पेसिफिक ड्रिवन कंपनी जो होती है उससे भी अच्छा मार्जिन यहाँ पे मिल जाता है एज अ कंसोलिडेटेड। मगर ऑर्डर वैल्यू के सामने इनकी मार्जिन कम होती है, विच इज लेस देन 10%। फिर भी ठीक है, अगर कमाई तो रहे ना, वो तो 1 रुपये भी आया, 10 रुपये भी आया, वो तो आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा, लॉस में तो नहीं कर रहे हैं, बस वो एक चीज़ है। दूसरा, अगर आप कोई स्पेसिफिक हो, आप ये बोल सकते हो कि सर मेरे पास ना सिर्फ गोश्त मिलेगा, गोश्त चिली बेस्ट होता है स्पाइस लेवल पे, सिर्फ मुझे गोश्त चिली करना है और प्राइवेट लेबलिंग पे करना है, किसी को भी अपने ब्रांड पे मैं बना के दे दूंगा, मेरे पास सारे पैकेजिंग मटेरियल रेडी है, सारा लेबल्स रेडी है, आप सिर्फ अपना डिज़ाइन दे दो ये साइज़ में, मैं आपको भिजवा दूंगा। भले ही आपको 20 जार चाहिए, 500 जार चाहिए, 1000 जार चाहिए, या मतलब जार का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं डालते, किलो में नहीं जाएगा, वो बल्क में नहीं जाएगा, वो रिटेल में जाएगा, छोटी छोटी वो रहता है, क्योंकि उसकी SHU लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं रहेगा कि पूरे सांभर में, जैसे हम लोग यहाँ पे डालते हैं ना रसम में, सांभर में, या कोई और कढ़ाई मतलब दाल में या कुछ भी, इतना चिल्ली नहीं जाएगा उसमें, थोड़ी पिंच में लगाते हैं, तो फिर वो छोटी छोटी प्रीमियम जार्स में जाते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम प्रीमियम में जाता है। एक तो मैक्सिकन चिल्ली का मैंने जार खरीदा था, बाय गॉड, वो प्राइस पे आप सोच भी नहीं सकते हो, मगर बहुत एंड ऑफ द डे वैल्यू है उसकी, बट प्राइस इसकी इतनी महंगी है। तो अगर आप उतना भी कर लोगे ना, मगर वो कंपनी का टर्नओवर आप देखोगे उतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं है, मगर प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे ना, वो लोग करीब करीब कर रहे हैं अराउंड 30-35% मार्जिन, तो वो काफ़ी है आपके लिए। आपको हर बार कंटेनर कंटेनर भर के 4 रुपये कमाने से अच्छा यहाँ पे 2 रुपये कमा लो, मगर इतना स्ट्रेस नहीं रहता है। और अगेन, जितना जेब में पैसा भी होना चाहिए ना, अभी इतना बल्क में मैं करूंगा तो उतना बड़ा फैक्ट्री भी डालनी पड़ेगी, अभी उतना मुझे कंटेनर का पैसा नहीं है, फैक्ट्री कहाँ डालूंगा, तो फैक्ट्री तो बनेगा नहीं, तो फिर कंटेनर जाएगा नहीं, राइट। तो उन चीज़ों में आप छोटी लेवल पे प्राइवेट लेबलिंग, प्रीमियम स्पेसिफिकेशन पे अगर आप काम करते हो तो उसका मज़ा अलग है। और अगर आपका प्रीमियम स्पेसिफिकेशन जो है और किसी कंपनी के लिए अगर वो सूट हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको रेगुलर ऑर्डर मिलना बन जाएगा। काफ़ी होटल चेन्स हैं जो जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, जो एक बार हमने उनकी हिसाब से हमने स्पेसिफिकेशन बना दी ना, तो वो स्पेसिफिकेशन से आज भी ऑलमोस्ट हो गया 3-4 साल हो गया, आज भी हमें रेगुलर ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो फिक्स कस्टमर है, पेमेंट भी बैक टू बैक आ रहा है, प्रोडक्ट भी सही जा रहा है, प्रोडक्शन का भी वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो उनके स्पेसिफिकेशन या उनकी चीज़ों के हिसाब से बन गया पूरी। तो ये भी आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हाँ इतने ज़्यादा पैसे चाहिए या कम पैसे चाहिए, बट जो भी चाहिए होगा आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्पेसिफिक जाओगे तो फिर स्पेसिफिकेशन ड्रिवन, तो फिर आप छोटी वॉल्यूम पे रिटेल पैकेजिंग पे आप कर सकते हो। अगर बल्क में जाते हो तो फिर फैक्ट्री की ज़रूरत है, अगर वरना किसी फैक्ट्री के साथ टाइप करो, फिर वो देखो कि क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, और सारे लाइसेंस उसी का लगेगा या आपका लगवाना चाहते हो तो क्या चीज़ें हैं वो पता चल जाएगा। बट
अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं हो तो यहाँ पे एक कैच है कि आप जब भी कोई भी चीज़ पैक करते हो ना, उसके पीछे आपके मैन्युफैक्चर का FSSAI नंबर आने वाला है। तो मेरे जैसे लोगों को ना 10 मिनट नहीं लगते कि भाई अगर ये माल पसंद आ गया ना, चल यार इसके मैन्युफैक्चर से बात करते हैं, क्या वो मेरे हमसे काम करेगा या इंटरेस्टेड है या कुछ और चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो 10 मिनट नहीं लगेगा कि उसको कौन है, कहाँ है, उसकी फैक्ट्री कहाँ है, क्या वॉल्यूम कर रहा है, कैसा है, उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। तो फिर अगर आपका उसके साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं है तो मान के चलो आपसे वो मैन्युफैक्चर में लेके जाऊंगा। तो इतना होता है, तो देख लो कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मेरे से भी शाने लोग मिल जाएंगे। तो फिर वहाँ पे आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखो, अगर आप ट्रेडर हो या चीज़ें हैं तो प्रॉपरली एक एग्रीमेंट कर लो। अगर नहीं है कैपेसिटी तो क्या ही कर सकते हैं यार, अभी है नहीं पैसे, अभी फैक्ट्री कहाँ डालेंगे, जो है उसी में चलाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है यार, जितना ऑर्डर मिल रहा है उतने से चला लो। तो मेनली प्राइवेट लेबलिंग, होरेका जो होटल रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ वो चीज़ें, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आप डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो जो उनके हिसाब से चाहिए। अभी आप रिसेंटली देखते होंगे कोरियन चीज़ों का बहुत बोलबाला है। बोलते हैं ना अभी चिप्स में कोरियन फ्लेवर है, नूडल्स में कोरियन फ्लेवर है, और बाकी सारी चीज़ मैं कोरियन का मतलब साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। अभी इतना के ड्रामा चल रहा है ना, तो उसके चक्कर में ना सब लोगों को वही चाहिए कि हाँ भाई रामेन खाना, वो करना है, ये करना है। और उसकी जो फ्लेवर्स है ना, जो स्पाइसी टैंगी मतलब अलग फ्लेवर है, तो अगर वो पसंद करते तो उसका एक अलग रेसिपी है तो स्पाइस लेवल का, तो उसके हिसाब से वो चलेगा। तो वो थोड़ा देख लो। अगर पूरी प्रोसेस में आप कहीं पे मार खा सकते हो वो है कंटेनर में। ये बल्क के लिए है, आप छोटा शिपमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एयर टाइट जार में या कुछ और चीज़ों में पैक करोगे और डायरेक्टली एयर शिपमेंट कर दोगे। बट जब आप LCL करते हो या FCL करते हो और ऐसा होता है कि माल तो पूरा है नहीं, पूरा कंटेनर नहीं लगेगी, आधी कंटेनर लगेगा। मगर क्या है ना, ये प्रोडक्ट में चिली पाउडर्स में स्पेशली पैकेजिंग हो या प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, ये डिपेंड होता है उसके मॉइस्चर कंटेंट पे। कितना लंबा चलेगा, खराब हो जाएगा या गंदा लगेगा, उसमें स्मेल पकड़े तो कंटेनर कितना अच्छा है बुरा है वो क्या होगा, फिर प्रोडक्ट का उस पर इफेक्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जब कंटेनर लोड करते हैं ना, अगर फुल कंटेनर की बात कर रहा हूँ, LCL में तो आपका कंट्रोल कुछ नहीं है, आप तो जैसे उन्होंने कंटेनर जिसमें भी भर के भेजना है वो भेज देंगे। मगर आप FCL कर रहे हो ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, इसके लाइनर्स देखते हैं कि हाँ वेल्डिंग होती है ना एक छोटी सी, जहाँ पे जंग पकड़ा है या छेद है, वहाँ से मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया, तो माल खराब हो सकता है, मॉइस्चर लेवल बढ़ सकती है कंटेनर में। क्योंकि धूप और पानी ये दो चीज़ें होती है चिल्ली पाउडर खराब करने के लिए। अगर ये ढंग से अगर आपने मैनेज नहीं किया, हम लोग नॉर्मली कंटेनर रात में आता है, मेरी लॉजिस्टिक टीम वो टॉर्च जो बड़ी वाली टॉर्च होती है उसमें अंदर होकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, फिर टॉर्च मारना शुरू करते हैं। तो फिर अगर कहीं से भी लाइट बाहर से नहीं आ रहा तो फिर ठीक है कंटेनर, अगर कहीं पे भी थोड़ी छोड़ी छेद होती है जहाँ पे अगर रोशनी आ रहा है तो फिर समझ लेना कि ये कंटेनर फालतू किया है। तो मैं तो हमारी लॉजिस्टिक टीम ले लेता है फ्राइट ऑर्डर्स की। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई हम लोग जो पैसे दे रहे हैं उसमें थोड़ी ना छेद है कि तुम छेद वाली कंटेनर भेज रहे हो, वापस उठाओ दूसरी अच्छी वाली भेजो। तो ये फ्रेट फॉरवर्डर्स की जिम्मेदारी होती है कि कंटेनर की क्वालिटी कैसे मेंटेन करना होता है, क्योंकि उनको पता है कि फूड स्टफ है, उसकी प्रॉपरली हाइजीन होनी चाहिए मेंटेन। अगर नहीं होता है तो फिर पकड़ो जिसको आप काम दे रहे हो। तो कस्टम्स में शिपिंग बिल हो गया, आइस गेट में आप प्रॉपरली मैनेज कर लो, उसमें इंसेंटिव्स का भी सेक्शन है, उसको भी प्रॉपरली क्लेम करो, तो वरना गड़बड़ हो सकता है। सो वैसे लोड हो जाएगा, फिर फॉरेन पोर्ट में पहुंच जाएगी। और दूसरा एक मेन चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँ ना, अगर आप कोई भी बल्क ऑर्डर उठा रहे हो, छोटी ऑर्डर में तो ठीक है, छोटी ऑर्डर में ज़्यादा वो कमिटमेंट नहीं रहेगा, वो पहले सैंपल ही ऑर्डर करता है। बट बल्क में जब आप करते हो ना, बल्क शिपमेंट भेजने से पहले आप उसको सैंपल भेजो। अगर सैंपल में गड़बड़ हुई तो फिर ऑर्डर छोड़ सकते हो, मगर एक बार पूरी शिपमेंट बना दिया फिर बाद में उसको सैंपल तो करवा ही नहीं, तो फिर कोई भी गड़बड़ हो सकती है, उसको पसंद ना आए या वो 1000 कहानी बनाने शुरू हो गया तो फिर ख़त्म है। और दूसरा क्या है ना कि अगर मैंने जैसे बताया कि लॉट नंबर होती है, या कोई भी मटेरियल आ रहा है या कोई मटेरियल जा रहा है, तो कहाँ से आया, किधर क्या प्रोसेस हुआ, कौन सी मशीन में हुआ, कौन लेबर था उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली ट्रैक रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कोई भी गड़बड़ी होती है तो पता चल जाता है कि कहाँ हुई है गड़बड़ी, या लॉजिस्टिक में हुई है, ऑपरेशन में हुई है, प्रोडक्शन में हुई है, या सोर्सिंग में ही हुआ है। कुछ तो होगा, कहीं तो गड़बड़ी हुई होगी, तो वो प्रॉपरली आप चेक कर सकते हो। अगर लॉटिंग नहीं है, अंदाजे में आ रहा है, अंदाजे में जा रहा है, अंदाजे में वो पाउडर बन रहा है, कहीं जो मशीन खाली मिल गया उसमें डाल दिया, तो फिर गड़बड़ है। तो प्रॉपरली डिजिटल हाइजीन होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट प्रोफेशनली बिल्ड होनी चाहिए, आपकी कॉर्पोरेट ईमेल्स होनी चाहिए। आज भी लोगों को मैं देखता हूँ आउटलुक और जीमेल से भेजते हैं, मत करो यार, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 200 रुपये नहीं लगते आपके गूगल वर्क स्पेस के लिए, अब ले लो उतना, छोटा तो है।
एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनवा लो, फिर डोमेन लेके आप अपना वेबसाइट वगैरह तैयार करके आप काम शुरू कर सकते हो। 200-300 के बारे में भी आपको सोचना पड़ रहा है ना महीने के खर्चे में, तो फिर रहने दो यार, एक्सपोर्ट बिजनेस क्या ही करोगे। तो टेंशन मत लो उस चीज़ का, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस सस्ता नहीं है। कोई बोलता है ना कि कोई, मेरे अलावा तो काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि यार एक्सपोर्ट बिजनेस सस्ता है, बिना पैसे भी कर सकते हो। करके बताओ। ऐसे कोई, इतने साल हो गए मुझे काम करते, कभी हम तो कहीं बिना कोई क्या बोलता है ना, खर्चा किए हमें कोई मिले नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री टाई अप करने के लिए रेडी है। कौन सा फैक्ट्री रेडी कर लेगा भाई? तुम्हें तुम्हें तो कैपेसिटी भी प्रूव करनी होती है ना। काफ़ी बार क्या होता है कि बोलने के लिए ना जबान में हड्डी नहीं होती है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट कभी काम करने की बारी आती है ना, कोई भी फैक्ट्री किसी से भी नहीं जुड़ेगा। वो भी पूछेगा कि भाई तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितने कंटेनर्स उठा सकते हो। तुम्हें खुद नहीं पता है एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, तुम जाके किसी फैक्ट्री वाले से टाई अप करने जाओगे और वो आपको बहुत अच्छे रेट में दे देगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, राइट। तो यहाँ पे देख लो, एक्सपोर्ट बिजनेस में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप ऑर्डर से उठ के जाने के लिए भी तैयार हो। आपकी अपनी डिस्प्रेशन नहीं दिखा सकते हो, मुझे ऑर्डर चाहिए वरना मैं कल मर जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री ऑलरेडी स्ट्रेस में है, मेरी लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें आपको बायर को पता नहीं करने दोगे। अगर आपने थोड़ी भी डिस्प्रेशन बताई तो फिर वो अपना प्राइस स्क्वीज करेगा या अर्जेंसी क्रिएट करेगा, या आपके जो दिक्कत है उसका वो एडवांटेज उठाएगा। कभी भी आप बिजनेस से उठ के जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर कोई गड़बड़ी होती है तो भाई ये मेरा काम नहीं है, रहने दो, सूट नहीं हो रहा सर, चलो मिलते हैं अगली बार। तो ये होना चाहिए। और दूसरा, जैसे आप यूरोपियन से बात करते हो, ऐसे आप मिडिल ईस्ट वाले से बात नहीं कर सकते हैं, ऐसे आप सिंगापुर वाले से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अलग कल्चर है, अलग नेगोशिएशन है, अलग चीज़ें चाहिए सबको। तो उसके उनके कल्चर के हिसाब से वो करो, वरना फिर आपका नेगोशिएशन खराब हो जाएगा। इसलिए होता है ना कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, और किस चीज़ों की वजह से उस मार्केट से ऑर्डर मिल सकता है, इस मार्केट से नहीं मिलेगा। एक स्टैंडर्ड रूल या एक स्टैंडर्ड टेक्निक आपको हर जगह नहीं चेप सकते। हर मार्केट अलग है, हर तरीके के लोग अलग है, समझो फिर काम करो, वरना फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा रिस्क है रेपुटेशन का। अभी कितना भी आप मार्केटिंग छाती पीट के मैं बोलूँ कि यार मैं ठीक हूँ, मगर मेरे ऊपर 40 फ्रॉडुलेंट केस है, ईडी आगे चुके हैं, वो हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। आप कितना भी हाथ में धो लो। कि मैं बोलता हूँ ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं पॉडकास्ट में आते हैं कि भाई मैं तो दूध का धुला हूँ, मेरे साथ तो गलत हो गया, उन्होंने गलत किया, ये गलत किया। देखो भाई, गलत हुआ है तभी तुम देश छोड़ के भागे। कभी कोई पॉडकास्ट वाले आके कोई भी आपका रेपुटेशन क्लीन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई रेपुटेशन कोई पॉडकास्ट में देख के अगर किसी को इज्जत देने लगा ना, तो फिर उससे बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। तो इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार अगर आपने अपनी रेपुटेशन खराब कर दी, क्वालिटी गड़बड़ कर दिया, मतलब बायर का पैसे लेके भाग गए या उसके साथ गलत माल भेज दिया, क्वालिटी रिजेक्ट हो गई, पूरी स्टैंडर्ड ऑपरेशन खराब है आपका, तो फिर आपका रेपुटेशन कोई ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि आज के टाइम में ना आपकी ब्लैकलिस्ट कराने में ना 10 मिनट नहीं लगते आज के टाइम में। तो सारी सिस्टम्स रेडी है, एक बार अपडेट कर दो क्या क्या हुआ है और सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दो, तो हो गया आपका कल्याण। और जब भी आपको कहीं पे भी आपको कुछ दिखेगा तो ये आपका डिटेल्स आ जाएगा उधर, तो बात खत्म, वहाँ पे तो कोई नेगोशिएशन होगा ही नहीं। तो बात ये है कि प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशंस, प्रॉपर प्लानिंग अगर नहीं है, आप सोना भी बना लो, बिकेगा वो स्क्रैप रेट पे ही है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि सर मुझे ना, एक तो मैं समझ गया कि बिजनेस कितनी है, कैसी है, कैसे करना चाहिए, बट मुझे ना नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, अगर मैं नया हूँ या मैंने कर चुका हूँ, लॉस हो चुका है या कर नहीं पा रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत मदद चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, कैसे करना है, क्या चैलेंजेस एग्जीक्यूट करनी है, कल्चरल वाइज मेरी सेल्स क्लोज नहीं हो रहा या मेरे मार्केटिंग टीम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा कुछ भी है, हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। एक है यहाँ पे ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पे हम लोग डू इट योरसेल्फ होता है। तो यहाँ पे ये है कि हम लोग आपको बता देंगे कैसे करना है, करोगे आप। हम लोग बैठ के बता देंगे कि गाड़ी कैसी चलानी है, बिजनेस कैसे चलाना है, क्या सिस्टम्स होने चाहिए, और सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरा टीम को भी ट्रेनिंग देंगे। बायर एक्विजिशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, एसओपी क्या रहेगा, रिस्क क्या रहेगी, और पूरी सिस्टम में क्या क्या सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, क्या क्या टूल्स होनी चाहिए, किस किस के साथ आपको काम करना चाहिए, ये आपको पड़ेगा 6.5 लाख प्लस जीएसटी। ऑब्वियसली मोदी जी को भी पैसे देने हैं, तो वो करके आप देख लो कि एग्जैक्टली आपको इसकी ज़रूरत है क्या। इसमें क्या है कि सब कुछ आप करोगे, 12 महीने तक मैं आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करूंगा, और सीखते जाइए, करते जाइए, कहीं पे कोई गड़बड़ी आ रही है वापस आइए, मैं बता दूंगा उसको फिक्स कैसे करते हैं,
और जो नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो आपको मदद कर देंगे और वो वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये करके भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम पे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप देख लो, आपको बजट एंड ऑफ द डे। दूसरा है कि अगर नहीं सर मुझे नहीं करना है, आप मेरे लिए कर दो, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। डन फॉर यू, वहाँ पे DIY है, मतलब डू इट योर सेल्फ। यहाँ पे है डन फॉर यू, जो हम आपके लिए करते हैं। तो पूरी सेल्स हमारी रहेगी, ऑपरेशंस हमारा रहेगा, नेगोशिएशन टीम हमारी रहेगी। आपको एक फुटी कौड़ी का भी लॉस की गारंटी हम देंगे। एक रुपए का भी, एक पैसे का भी इधर उधर लॉस नहीं आएगा आपको। ना बायर में वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होगी, ना बायर आपके साथ स्कैम करेगा, ना लॉजिस्टिक में कोई गड़बड़ी आ सकती है, कुछ भी नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्वांटिटी को मैनेज करो पूरी। उसके बाद जो भी ऑपरेशंस आएगा वो सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंथली रिव्यूज रहेगा, क्वार्टरली रिस्क असेसमेंट रहेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे करना है, क्या नहीं करना। अभी ट्रम्प की मेहरबानी भी है मेरी, तो जितने मैंने स्ट्रैटेजी बनाता हूँ पिछले दिन, वो अगले दिन वो आके उड़ा देता है। तो बहुत चीज़ें चल रही है, बट एंड ऑफ द डे कर लेते हैं यार। बट एंड ऑफ द डे ऐसे ही तो जीना है। अभी मेरा ट्रम्प का तो मैं क्या बोलूँ, ना मैंने उसको वोट डाला, ना उसको मैंने कुछ बोला या उसको मैंने दिया, फिर भी हमारी अच्छी खासी बजा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कमिटमेंट भी आता है, मगर ये 25 लाख का है, कोई सबके लिए नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्ट्रेस में हैं, जो काम करना चाहते हैं, सीरियस काम करना चाहते हैं, पूरी आउटसोर्स करना चाहते हैं, कोई अपनी दिमाग में सिर्फ प्रोडक्शन, क्वालिटी, सोर्सिंग, कंप्लायंसेस, टेस्टिंग, इतना आप देख लो, लेबलिंग, पैकेजिंग आप कर दो, फिर बाकी सारी चीज़ें हम लोग संभाल लेंगे आपके लिए। जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, येस और नो, वो भी हम बता देंगे। नेगोशिएशन हम करेंगे, जो भी भाषा में करना है। हम लोग ऑलमोस्ट 17-18 इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम सपोर्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज में बायर हो, हम लोग मार्केट में देख लेंगे। आपको एक्सक्लूसिव चाहिए, एक्सक्लूसिव मार्केट मिलेगा। अगर आपको जनरल अग्रीमेंट करना है ग्लोबल बेसिस पे, वो भी आप आपके लिए करके दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट B2B रहेगा। अगर यहाँ पे आपको कहीं पे भी लगता है कि हाँ, ये होता है ना कि एग्जीक्यूशन नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, ठीक से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, एक बार जो किया दूसरा बार अलग हो गया, वो नहीं होता है क्या। दादी माँ जब बनाती थी कोई खाना तो हर बार सेम बनता था, मगर हम बनाते हैं यार, एक बार अच्छा बन जाता है, दूसरा बार खाने के लायक नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास ना वो सिस्टम नहीं है, ना हम उसको तोलते हैं, समझते हैं, और इतना प्रैक्टिस तो करते कोई नहीं है। 50 चीज़ें जानना एक अलग बात है, 50 चीज़ें इंप्लीमेंट करना बहुत अलग बात है। अभी मैंने इतने सारी चीज़ें बताया, ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, तो आप एक बार देख लो कि पूरी एग्जीक्यूशन में आप कहाँ पे मार खाने वाले हो। आप क्या चीज़ें नहीं पता इसके वजह से मार खाने वाले हो, या जो पता है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो इसकी वजह से मार खाओगे। मार खाने का मतलब लिटरली लॉस उठाओगे। तो लॉस उठाने से अच्छा कंसल्टेशन ले लो। अगर पॉकेट फ्रेंडली चाहिए तो 6.5 लाख में पूरी साल की सपोर्ट आपको मिल जाएगा, वो आप मैनेज कर लो। डायरेक्ट मेरी नंबर रहेगी, मेरे से पूछ लो, मैं 2 मिनट में आपको जो जिससे भी बात करानी है वो मैं करा के मैं आपको वहाँ जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से निकाल दूंगा। हो सकता है कैपिटल भी है, बाकी चीज़ों का भी है, वो भी मैं सपोर्ट कर दूंगा। उसके अलावा आपको कहीं पे भी ये होगा कि पूरी एग्जीक्यूशन करनी है, नहीं सर देखो क्या है ना कि मैं सीख के करूँ फिर उसमें टाइम लगेगी, उससे अच्छा आप मेरे लिए सारे संभाल दो। देखो हमारी जो खर्चा है वो पे करो और बाकी सारी चीज़ें आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि रेडी टीम है ना, कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, DIY में क्या होता है, सब चीज़ें मतलब आपके एम्प्लॉयज़ रहेंगी, उनका ट्रेनिंग होगा, फिर वो काम करेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। खुद का टीम खड़ा करो। काफ़ी बार ये होता है कि कुछ लोगों का ना, सर मेरे टीम ना, मैं लोगों को तो लेके आता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, फिर बाद में ना जैसे सीख जाते हैं वो निकल जाते हैं। देखो आज के टाइम में वो नहीं है ना, गुलामी का दिन नहीं है ना कि एक बार आ गया कोई ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि गुलामी के दिन नहीं है ना वो जंजीरें बांध के किसी को हम इतना परफेक्टली काम करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो आएंगे वो जाएंगे, तो फिर एंड ऑफ द डे वही रहेगा, तो उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बट वो होता है कि हाँ थोड़ा बहुत उनको ट्रेनिंग, अगर वो अपने हैं तो फिर लंबा चलेगा, अगर नहीं है तो फिर जैसे चल रहा है उसको चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम ढंग से बना लो तो चल जाएगा, वरना पूरी काम हमें दे दो, हमारी टीम का कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सारा सब कुछ आपके नाम से होगा। तो दैट्स अ प्लान। तो इसमें कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगा या नॉलेज के लिए या सर्विस के लिए या कोई एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम बैठे हुए हैं। ऑफिस का नंबर है, ऑफिस का एड्रेस है, बस प्लीज़ डायरेक्ट वॉक इन मत करना, कोई नहीं बैठा रहेगा आपको वहाँ पे अटेंड करने के लिए। तो जब भी आ रहे हो तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करके आना, क्योंकि मैं नॉर्मली ट्रैवल करता हूँ, पता नहीं रहेगा मैं कौन से कब कहाँ हूँ। तो ऑफिस नंबर है। प्लीज़ एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमको गूगल मत समझना। छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर आप सीरियस नहीं हो, आपको कंसल्टेशन कॉल बुक नहीं कर पाते हो, तो प्लीज़ ऑफिस नंबर पे कॉल करके आप मेरी रिसोर्स ख़राब मत करना, क्योंकि मैंने इतने सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी है ना कॉल्स की, मुझे लगता है ये चीज़ें तो आप गूगल भी कर लोगे तो पता चल जाएगा यार, हमें क्या पूछ रहे हो।
और दूसरा ऐसा है कि अगर पूछ रहे हो ठीक है, पूरी फ्रेमवर्क चाहिए, पूरी सपोर्ट चाहिए, तो पूरा करवा लो ना, कि आधे अधूरे में पूछोगे, आधे अधूरे में काम करोगे, फिर कहीं जाके फंस जाओगे, फिर उसके लिए दोबारा कॉल करोगे। तो फ्री में हम लोग नहीं बैठे यार, मैं तो हाथी पाल रहा हूँ, मेरी टीम ऐसा नहीं है कि फ्री में कोई काम करेगा मेरे लिए। सैलरी एक दिन लेट हो जाती है तो सुनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का। नंबर है मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में कॉल कर रहे हो। तो ओके, तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना। अगर ये वीडियो लगता है किसी और कोई बंदा है आपके पहचान में जिसको ये वीडियो ज़रूरत पड़ेगी, या कोई गड़बड़ कर चुका है, लॉस में जा चुका है, तो उसको ठीक करना है, या कोई फैक्ट्री है जो स्ट्रेस में है, जो निकलना चाहते हैं, ऑर्डर्स निकालना चाहते हैं, या पूरी सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, ऑडिटिंग करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो, हम उसमें मदद कर देंगे आपके लिए। ठीक है। सो अगर कोई डाउट्स है या एडिशनल कोई चीज़ें चाहिए, या अगर आप एक फ्राइट फॉरवर्डर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, आपको मर्चेंट ट्रेडर्स चाहिए, तो ईमेल में आपकी सारी डिटेल्स भेज दीजिए। अगर हमारी कोई भी मर्चेंट ट्रेडर्स जो रजिस्टर्ड मेरे पास सीख रहे हैं, उनके पास अभी प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली हम लोग आपके लिए अटैच कर देंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करना। जब कोई सीरियस आप हो, पैसे देके आपको सर्विस चाहिए, तो फिर कॉल करना, वरना कॉल मत करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।